दोस्तों नमस्कार। कहते हैं लोकतंत्र में जब सांस लेने की आवाज भी सुनाई देने लगे तो फिर मान लीजिए कि उम्मीद और आस टूट चुकी है। लेकिन वही सांसों की आवाज अगर गूंजने लगे तो फिर मान लीजिए कि लोकतंत्र को लेकर कोई आस और कोई उम्मीद जाग रही है। तो क्या वाकई भारत की राजनीतिक संसदीय व्यवस्था या फिर इस देश के भीतर में लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी नेता अगर इस देश की राजनीतिक सत्ता को चुनौती देने के लिए खड़ा हो जाए तो इस देश में उम्मीद और आस जाग जाएगी। कोलकाता से चलकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दिल्ली आती है, 4 दिन यहां पर घूमती है, मुलाकातें करती है, चेतावनी भरे अंदाज में सत्ता को चेताती है और फिर लौट जाती है। और इस देश के हारे हुए छत्रप, हाशिए पर पहुंचे हुए नेता और जिनके कांधे पर इस देश में भ्रष्टाचार और अपराध की पोटली बंधी हुई है, उनके भीतर एक उम्मीद जागती है, शायद 2024 के बाद इस देश में परिवर्तन हो सकता है। या फिर इस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट जब कहता है हां, इस देश में जासूसी अगर सरकार ने की है तो अब उसकी सुनवाई होनी चाहिए, तो क्या यह उम्मीद और आस सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी पहली बार जाग रही है? या फिर इस देश के भीतर में कोई एक वकील सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डालकर साफ तौर पर कहता है कि इस देश में प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है और उनके खिलाफ केस चलना चाहिए और उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की नियुक्ति दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की गई उसमें सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देशों की, उसके फैसलों की धज्जियां उड़ गई है। तो क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी या सिर्फ ये एक उम्मीद है या सिर्फ एक आस है? या फिर देश के भीतर में राजनीतिक व्यवस्था ने वाकई इस देश में आम लोगों को इतने ज्यादा हाशिए पर ढकेल दिया है कि अगर आम लोगों के भीतर से इस देश में कोई सवाल खड़े होने लगे और जनता इस सरकार से सवाल करने लगे तो शायद एक समानांतर राजनीति इस देश के भीतर में खड़ी हो जाएगी, जो इतनी पैनी होगी, जो शायद पारंपरिक राजनीति को ध्वस्त करके पारंपरिक राजनेताओं को ढकेल कर अपने तरीके से एक नई सियासत की लामबंदी करेगी। ये सारे सवाल हैं। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि एक उम्मीद जगी, ममता बनर्जी 4 दिन आई, दिल्ली घूमकर चली गई। वाकई एक उम्मीद इस दौर में बंदी है जब चीफ जस्टिस रमन्ना कुछ ऐसे फैसलों को दे रहे हैं जिससे लग रहा है न्यायपालिका जागृत हो रही है, आम लोगों का भरोसा जाग रहा है। यह उम्मीद और आस पर है। लेकिन हमें लगता है कि आज राजनीति की उस चौसर पर फेंके जाने वाले उन पासों को परखने की जरूरत है, जो पासे उम्मीद और आस तो जगाते हैं लेकिन उनके भीतर की गहराई में खोखलापन है या वाकई कोई उनकी अपनी जमीन भी है, इसे आज परखा जाए। 2 तरह की परिस्थिति देश के सामने है। या तो 2024 तक आते आते इस देश के भीतर में जनता ही राजनीतिक सत्ता के विपक्ष की भूमिका निभाने आ जाएगी और हो सकता है अगले 2 साल में इस देश के भीतर में कोई नई राजनीतिक पार्टी निकल कर आ जाए, कोई नया नेता बन जाए और नई परिस्थितियों के बीच में पारंपरिक राजनीति ध्वस्त हो जाए। या फिर जो टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए विपक्षी राजनीतिक दल हैं वही एकजुट हो जाएं, जिसे ममता बनर्जी एकजुट कर रही है, और वह जोड़ तोड़ करके अपने तरीके से एक नई परिस्थितियों को सामने लाकर खड़ा कर दें। लेकिन आज इस आकलन से पहले भी चंद सवाल। क्या वाकई ममता की सेना मोदी को पराजित कर सकती है या मोदी के लिए यह फायदेमंद होगा? क्या वाकई इस देश में हारे हुए वजीर एक साथ मिलकर सत्ता को डिगा सकते हैं? क्या वाकई इस देश के भीतर में जनता के सामने बेरोजगारी, महंगाई, किसानी, मजदूरी ऐसे कोई सवाल नहीं बचे हैं और उन सवालों को लेकर उसने खामोशी बरत ली है? क्योंकि इस देश में एक लोकतांत्रिक शून्यता आ गई है, राजनीतिक शून्यता आ गई है। या फिर इस देश के भीतर में राजनीतिक खोखलापन इतना ज्यादा है कि कानूनी व्यवस्था भी सत्ता के हिसाब से चल रही है, संविधान को भी परिभाषित सत्ता ही कर रही है, लेकिन कोई भी कहीं से भी कोई आवाज सुनाई नहीं देती है और कोई सांस भी लेता है तो लगता है उसने देशद्रोह कर दिया है, उसके ऊपर 124 का मुकदमा ठोक दिया जाए। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई है? हमें लगता है कि आज जिस आकलन को करने की जरूरत है उसमें शुरुआत में राजनीतिक और उसके बाद जनता। राजनीतिक में आपको सबसे आगे ममता बनर्जी को रखना होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने 2014 के बाद
जो राजनीतिक जीत जिस ठसक के साथ हासिल की है, वो ठसक एक उम्मीद और आस से ज्यादा उस राजा के पराजित होने की दिशा को उभारती है, जिसमें तमाम हारे हुए क्षत्रप एक साथ उस छतरी के नीचे आकर खड़े होने को तैयार हैं। लेकिन उन क्षत्रपों की अपनी स्थिति क्या है? खास तौर से जो चेहरे नजर आएंगे उसमें आप सोचेंगे विपक्ष में ममता के साथ कौन आ सकते हैं? शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, मायावती के नाम पर कुछ आपके सवाल होंगे जहन में। लेकिन इन तमाम नेताओं या उद्धव ठाकरे, ऐसे नामों को लेकर हमको लगता है कि इनके अपने राज्यों के भीतर की परिस्थिति और इनकी अपनी चुनावी गणित को समझ लीजिए, इनके विधानसभा और लोकसभा दोनों परिस्थितियों को समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश के भीतर में जब समाजवादी पार्टी सबसे पराकाष्ठा पर थी, उसकी सत्ता थी, और जब समाजवादी पार्टी इसकी स्थिति नाजुक हो गई 2017 के विधानसभा में और 2019 के लोकसभा चुनाव में, अब तो इस 2022 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन पुरानी दोनों परिस्थितियों को जब आप देखेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी, समाजवादी पार्टी के वोट में जो अंतर आता है वह सिर्फ 50,000 से ज्यादा के वोट का अंतर नहीं आता है। यानी बेहतरीन रहे तब भी उससे मैक्सिमम 2 करोड़ 10 लाख, और सबसे खराब रहे तो भी 1 करोड़ 55 लाख वोट मिल जाते हैं। मायावती कमोवेश एक सरीखी स्थिति, हमेशा से 1 करोड़ 60 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच में ही उसके वोट उत्तर प्रदेश में रेंगते रहते हैं। यानी बीजेपी सत्ता में आए, बीजेपी सत्ता में नहीं आए, यह सत्ता में आए या सत्ता में नहीं आए, इनके वोट बैंक निश्चित है, निर्धारित है। हां, इस पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध जरूर लगी और कांग्रेस के वोट बैंक छत्रपों से होते हुए बीजेपी के पास चले गए। इसलिए बीजेपी का वोट बैंक जो है वो कुलांचे मारते हुए आगे बढ़ गया। यानी अगर पूरे विपक्ष को आप ले लेंगे 2017 के विधानसभा चुनाव में, तो लगभग 4.5 करोड़ वोट विपक्ष में और अपने तौर पर बीजेपी के पास 3.5 करोड़ वोट। और अगर लोकसभा लेंगे तो वही वोट कम हो जाते हैं और 3 करोड़ 80 लाख पूरा विपक्ष हो जाता है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है, एसपी है, बीएसपी है, कांग्रेस है, आरएलडी है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, और दूसरी तरफ बीजेपी 4 करोड़ 28 लाख वोट के साथ फिर आगे आकर खड़ी हो जाती है। हमें किन चेहरों की जरूरत है और किन मुद्दों की जरूरत है और मुद्दे के आश्रय जनता के बीच में हरकत क्यों नहीं होती है, आज यह समझने की जरूरत है। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश के चेहरे अगर ममता के साथ खड़े हो जाएं तो उत्तर प्रदेश में बहुत असर नहीं पड़ेगा, लोकसभा चुनाव में भी नहीं पड़ेगा। अगर उन चेहरों के आश्रय ममता बनर्जी आगे बढ़ना चाहती हैं तो दूसरा सवाल यह है कि उसके बाद जो सीट आती है वो महाराष्ट्र की है, जहां के चेहरे उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं। इन दोनों चेहरों को परखिए तो शिवसेना ने हमेशा बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा 2019 में, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, और उसका वोट 90 लाख से 1.25 करोड़ के बीच में रहा। बीजेपी साथ मिलकर लड़ी और उसका वोट लगभग 1 करोड़ 40 लाख से 1 करोड़ 50 लाख के बीच में रेंगता रहा। शरद पवार का अपना वोट, चाहे वो लोकसभा हो चाहे बेहतरीन वक्त हो, कभी भी 1 करोड़ को छू नहीं पाया, वो 80 लाख 90 लाख के बीच में रेंगता रहा। हम यहां पर कांग्रेस को जानबूझकर छोड़ रहे हैं क्योंकि पहले समझ लीजिए कि छत्रपों की फौज अगर एक साथ खड़ी हो जाती है तो भी वो सत्ता में क्यों नहीं आ पाएगी, और इस देश में एक पॉलिटिकल पार्टी जो राष्ट्रीय हो उसकी जरूरत क्यों है, और वही जब गायब है तो फिर छत्रपों का इस देश के भीतर में किसी राजनीति में और चुनाव में कोई महत्व क्यों नहीं है। तो शरद पवार का चेहरा, उद्धव ठाकरे का चेहरा, अखिलेश यादव का चेहरा, मायावती का चेहरा और इसमें तेजस्वी के चेहरे को भी जोड़ दीजिए तो बिहार के भीतर में आरजेडी को लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उसके बीच में जब वो रेंगती है तो कुल वोट का वो 15, 16, 17%, इससे ज्यादा नहीं ले पाती है। लेकिन दूसरी तरफ का कॉम्बिनेशन जो है, जो बीजेपी का है, जो जेडीयू का है, एलजेपी का, ये 50% तक छू जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप आइएगा जिसमें आरजेडी को जोड़िएगा, कांग्रेस को जोड़िएगा, पूरी लेफ्ट को जोड़िएगा और तमाम पार्टी सीपीआईएमएल को जोड़िए, सबको जोड़ दीजिएगा तो भी आप यहां पर पहुंच पाएंगे लगभग 35, 36, 37%, 38%, उससे ज्यादा नहीं, 40%। यानी उधर 50 पार है, यहां 40 तक ही है। एक स्थिति यह बहुत साफ है, उससे बात नहीं हो रही है। यानी एक नेशनल वे में पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। एक सवाल सबसे बड़ा यहां पर, क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए किंग मेकर हो सकती है?
क्या कांग्रेस अपनी नींद को तोड़ सकती है और इस देश के भीतर में राहुल गांधी जो कार्यकर्ता के तौर पर भी नजर आते हैं, जो नेता के तौर पर भी नजर आते हैं, जो संगठन के तौर पर भी नजर आते हैं, जो इस देश की जनता के तौर पर भी नजर आते हैं, वही प्लेयर हैं, वही परसेप्शन बनाते हैं, सब कुछ वही है, इससे कोई पॉलिटिकल पार्टी मजबूत नहीं होती है और कमजोर हो जाती है। इसका मतलब है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को जागने की जरूरत है जो नहीं जाग पा रही है। ममता बनर्जी क्या उसी को जगाने के लिए सोनिया गांधी से मुलाकात करने 10 जनपद पहुंची थी? यह एक सवाल है। इस सवाल को एक दायरे में बंद रखिए, क्योंकि जो चेहरों का आसरा हम आपके साथ लेकर चल रहे थे, उन चेहरों के साथ कभी चीजें नहीं आ पाएंगी। इस देश के भीतर में राजनीति 2014 के बाद इस रूप में बदल गई है कि जो सोचता है कि 2024 के बाद की राजनीति 2014 से पहले की परिस्थितियों को उठाकर लाकर रख दे, यानी एक दौर में इस देश के भीतर में अलग अलग वीपी सिंह रहे, चंद्रशेखर रहे, अलग अलग संगठनों ने अपने अपने तरीके से लोगों को मथा जोड़ा, एक साथ कुनबा बनाया और सत्ता पर। अब यह स्थिति इस देश में नहीं आएगी। 2024 में जो भी इसके सपने देख रहा है, वो सपनों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस देश की परिस्थिति सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तौर पर इतनी पीछे चली गई है कि अब इस देश को सही मायने में एक स्टेट्समैन चाहिए, अन्यथा स्थिति और नाजुक होगी। क्योंकि विजन इसी रूप में काम कर रहा है कि इस देश को जितनी भी त्रासदी की परिस्थितियों के साथ जोड़ दिया जाए, उतना इस मौजूदा राजनीतिक सत्ता के अनुकूल की परिस्थितियां होंगी। इसीलिए हमने कहा इस लोकतंत्र में सांस भी लीजिएगा तो उसकी आवाज सुनाई देती है। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में हमको लगता है एक छत्रप का जिक्र और करना चाहिए। यह छत्रप नवीन पटनायक है। इसलिए जिक्र होना चाहिए क्योंकि उड़ीसा में पिछले 21 साल से नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। आप कहेंगे इतने लंबे वक्त में तो पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु भी रहे, बिल्कुल रहे। आप कहेंगे कि इतने लंबे वक्त तक शिवराज सिंह चौहान भी अपने तौर पर रहे हैं, इतने उम्र पूरी कर लेंगे। 2003 में सीएम बने थे, उसके बाद से हो जाएंगे। यह 2000 में बने थे सीएम नवीन पटनायक, उड़ीसा के भीतर में 21 साल से मुख्यमंत्री हैं, कि स्टेबिलिटी है। और जब 2014 में जब मोदी की लहर पूरे देश में थी, उड़ीसा में उनकी लहर नहीं थी, सिर्फ एक सीट बीजेपी को मिल पाई थी। 2019 में जरूर वो 1 से 8 तक पहुंच गए, लेकिन दूसरी तरफ नवीन पटनायक को नहीं डिगा पाया। और नवीन पटनायक दरअसल अपनी फिलॉसफिकल आइडिया जो भी उनका हो अपने राज्य को लेकर, उसका एक अनूठा सच यह है कि वह उस कैपिटलिज्म से भी लड़ाई लड़ लेते हैं जो कैपिटलिज्म राज्य की इकोनॉमी में मदद करता है। आप कहेंगे ये कैसे? हमें लगता है इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण पुरी का हो सकता है। पुरी जहां पर आज की तारीख में साफ पानी नल से आता है, यानी जब वो पर्यटक स्थल है, जो धार्मिक नगरी है, जहां 2 करोड़ लोग वहां पर घूमने आते हैं बाहर से, जहां की खुद की जनसंख्या सिर्फ 2.5 लाख है, उस जगह पर जहां पर बोतल बंद पानी खूब बिकते थे, और आप कल्पना कर रहे हैं कितने बिकते थे उसका जब हमने डाटा निकाला तो पता चला कि वहां पर एक साल में 3 करोड़ से ज्यादा प्लास्टिक बोतलें और 400 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट जो था, अब वो बंद हो गया। सवाल ये नहीं है वो बंद हो गया, सवाल ये है कि उसका ये एक इकोनॉमी है। और इस देश में जो बोतल बंद पानी होता है वह लगभग 6 लाख करोड़ का मुनाफा कमा के चला जाता है। जो पूरा प्लास्टिक प्रोडक्ट है उसकी जो लॉबी है, वो किन किन राज्यों में प्लास्टिक बैन किया गया, लेकिन आज की तारीख में बैन है क्या? उत्तर प्रदेश में बैन किया गया, लेकिन लॉबी मजबूत है, उसके पास पैसा है, वो पैसे से पैसा बनाना जानती और राजनीति को प्रभावित कर देती है। यानी इस देश को एक ऐसे स्टेट्समैन की जरूरत है जिसके दायरे में इस देश का मुसलमान भी हो और इस देश का ब्राह्मण भी हो, इस देश का ओबीसी भी हो और एससी एसटी भी हो। इस देश के भीतर में सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर विकास की परिस्थितियां ऐसी हो जिसमें इस देश में इंस्टीट्यूशंस बन रहे हो, इस देश के भीतर में यूनिवर्सिटीज काम करती हुई नजर आए, इस देश के भीतर में हायर एजुकेशन के लिए बजट हो, आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इस दिशा में मौजूदा सरकारों ने नहीं सोचा, इससे पहले भी सरकारों ने नहीं सोचा, और अभी के राजनीतिक दलों के भीतर में शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक दल होगा जिसने इस देश में सत्ता ना भोगी हो। कोई दल ऐसा आपको नहीं मिलेगा जब आप गिनना शुरू करेंगे। और यहीं से असल सवाल शुरू होता है, क्या इस देश की जनता के भीतर वह गुस्सा जो बेरोजगारों में है, जो बार बार लाठियां खाकर अपने घरों में लौट जाते हैं, माँ बाप से आंखें नहीं मिला पाते और माँ बाप भी अपने बच्चों से आंखें नहीं मिला पाते हैं कि दरअसल रोजगार नहीं मिलेगा तो आने वाले वक्त में वो कैसे जीवित रहेंगे या इस देश का होगा क्या? क्योंकि इस देश का सच यह 2014 से लेकर 2021 तक
हायर एजुकेशन के लिए जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसका डाटा बतलाता है 30 लाख बच्चों ने इस देश को छोड़ दिया हायर एजुकेशन के लिए, विदेशों में चले गए। और हम डुगडुगी बजाते हैं कि हमारे यहां इस बार 50,000 बच्चे बाहर से पढ़ने आ गए। कहां से आए वो? नेपाल से आए, बांग्लादेश से आए, भूटान से आए, श्रीलंका से आए, अफगानिस्तान से आए, युगांडा से आए। आप कल्पना कर रहे हैं भारत में एजुकेशन के लिए किन देशों से लगवा रहे हैं? कुछ लोग जरूर अमेरिका से आए हैं, अफ्रीका से आए, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं, कुछ लोग स्विट्जरलैंड से, लेकिन ये एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। और जब उनको इजाजत होती है यहाँ की आईआईटी और आईएम में पढ़ाई के लिए तो वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनकी संख्या कुल मिलाइएगा तो वह 1000 भी नहीं बनेगी। इस देश के भीतर में विदेश बेचने वाले कौन लोग हैं? पॉलिटिशियंस के बेटे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बेटे हैं, जजेस के बेटे हैं। यानी इस देश के प्रभावी तौर पर देश को जो लोग चलाते हैं वही अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, और बाहर भेजने के बाद इस देश को बनाने की दिशा में, लेकिन क्या आने वाले वक्त में उनके भीतर भी यह सवाल जागेगा? सवाल है वो भेजें, लेकिन उनके भीतर यह सवाल जाग जाएगा 2024 तक कि इस देश में स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे हायर एजुकेशन के लिए भारत की पहचान हो, या सिर्फ विश्व गुरु का नारा लगाने से काम चल जाएगा? इस देश के भीतर में महंगाई, हर कोई जानता है कि दुनिया भर में पेट्रोल किसी भी देश में होता नहीं है, चंद देश हैं। हर कोई जानता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से सारे देश पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, और यह भी हर कोई जानता है भारत ही एकमात्र देश है जहां पर इतना महंगा, इतना टैक्स के साथ पेट्रोल डीजल मिलता है, और उस पेट्रोल डीजल पे भारत की महंगाई टिकी हुई है। और इतनी ज्यादा महंगाई के बाद भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसी दौर में है, और भारत के बैंक जो इंटरेस्ट देते हैं और जो इंटरेस्ट लेते हैं वह भी सबसे बड़ा गैप भारत में ही है। यानी भारत की परिस्थितियों में जो लोग जी रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाले, इस देश की राजनीति में हिस्सेदारी और राजनीति को चलाने वाले लोग, और इस देश के भीतर में जो प्राइवेट सेक्टर में जिनको नौकरी मिले। इसके अलावा यह देश तो वाकई 5 किलो अनाज पर ही जिंदा है। तो क्या लगता है कि वो आक्रोश उनके भीतर से निकलेगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी आई, उम्मीद और आस जगाकर लौट गई, क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐसी परिस्थितियों के बीच नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पराजित किया जब पूरी की पूरी दिल्ली उठकर बंगाल चली गई थी। तो ममता बनर्जी की टीएमसी का विस्तार हो सकता है, लेकिन हारे हुए प्यादे और हारे हुए वजीर और करप्ट वजीरों के जरिए नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी अपना विस्तार राष्ट्रीय तौर पर कर ले और इस उम्मीद और आस के साथ कर ले कि वह दिल्ली की सत्ता को पलट कर रख देंगी तो हो सकता है, लेकिन जिन चीजों को वो जोड़ रही है, कहीं यह सेना उसी के फायदेमंद तो नहीं हो जाएगी जिसको आप हराने निकले हैं। क्योंकि यह देश की जनता ने आज से नहीं, कई पीढ़ियों ने चीजों से भोगा है। बाप के जहन में यादें होंगी किसकी सत्ता इससे पहले थी, उनके जहन में होंगे उनके राज्य में किसकी सत्ता थी। याद होगा ज्योति बसु का काल 3 दशकों का रहा है। उस 3 दशक में बंगाल ने क्या कुछ पाया, और जो भी इंपावरमेंट हुआ जो वहां पर हुआ वो पॉलिटिकल हुआ। यानी राजनीति के साथ जब आप खड़े होंगे तो ही आप जिंदा रह सकते हैं। यही चीज ट्रांसफर ममता बनर्जी में हो गई, और यही चीज ट्रांसफर नरेंद्र मोदी और बीजेपी में हो गई। यानी राजनीति के साथ खड़े रहेंगे। आज की तारीख में दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं, देश भर के यूनिवर्सिटी और तमाम डिपार्टमेंट में हेड कौन होगा, वीसी कौन होगा, यह तय कौन करता है? एबीवीपी करती है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसी की चलती है। उसी से निकले हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो। यानी को पूरा ढांचा चरमरा गया है, जिस ढांचे के तहत भारत को लगातार आगे बढ़ना था। इससे पहले करप्शन नहीं हुआ ऐसा नहीं है, इससे पहले क्रिमिनल थे ऐसा नहीं है, लेकिन वो अराजकता की परिस्थिति धीरे धीरे इस दौर में आते आते लोकतंत्र के गले को ही दबा चुकी है। यानी डेमोक्रेसी ही गायब हो गई। इसीलिए आप सांस लेते हैं तो आवाज आती है, और सांस तेज हो जाए तो कहते हैं आप देशद्रोही हैं। क्योंकि सवाल होते हैं उन सांस लेने के वक्त में, लोग अपने सांस की आवाज भी सुनाई ना दे इस अंदाज में सांस लेते हैं। अब यहां से जो आखिरी सवाल शुरू होता है वो ज्यादा बेचैन करने वाला है, क्योंकि जब आप इन परिस्थितियों को परख रहे हैं और इस बात को जान रहे हैं कि खुले तौर पर इस देश की राजनीतिक सत्ता, सबसे ताजा उदाहरण पेगासस और उससे आगे का उदाहरण दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति का है, आम लोगों का भरोसा न्यायपालिका को लेकर कितना बचेगा अगर न्यायपालिका ने सवाल सरकार के निर्णयों को लेकर नहीं उठाए।
सवाल नोटिस भेजने का नहीं है, सवाल तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाने का है। 5 सदस्यों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाई जाए, क्योंकि इस देश में संवैधानिक संकट की परिस्थिति आ जाएगी अगर यह सत्ता डगमग होगी तो। क्योंकि हर किसी ने देखा इस देश में फेडरल स्ट्रक्चर कैसे टूटा है, हर किसी ने देखा इस देश में सीबीआई, आईबी, आईटी, ईडी, इनकी भूमिका क्या हो गई सत्ता के लिए, हर किसी ने देखा। तो अगर राजनीतिक सत्ता पर संवैधानिक संकट आएगा और अगर वो संविधान के तहत और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने की भी दिशा में बढ़ चुकी है, तो फिर अगर क्राइसिस आएगी तो फिर उसको संभालने वाला कौन होगा? क्या वही राजनीतिक दल होंगे और उन्हीं के हिसाब से चीजें चलेंगी, या फिर इस देश की जनता अपने आप तो चुनाव लड़ नहीं सकती है, उसे एक मंच चाहिए? और वो मंच की परिस्थितियां कैसे विकसित होंगी? क्या वो कोलकाता से दिल्ली की यात्रा में संभव है, सक्षम है? कुछ लोग तो कोलकाता के कहते हैं हमें मोदी नहीं चाहिए, लेकिन हमें ममता भी नहीं चाहिए। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस देश में हमें 2 बुरे लोगों में से चुनना है, लेकिन मौजूदा वक्त बुरे से आगे की स्थिति ले गया है, जहां डेमोक्रेसी ही नहीं बच पा रही है और उसकी एक लंबी फहरिस्त है। रक्षा सौदे होते हैं, उसकी जांच नहीं होगी। खुले तौर पर नाम आते हैं, जिस देश से हुए उस देश में जांच शुरू हो जाती है, भारत में जांच नहीं होगी। पेगासस जहां से निकल कर आया, इजराइल ने जांच शुरू कर दी। जिस देशों में भी जासूसी वहां जांच शुरू हो गई, भारत में नहीं होगी, भारत में खामोशी बरती जाएगी। इस देश के भीतर में इतनी बड़ी बेरोजगारी की परिस्थितियों में 5 किलो अनाज को सबसे बड़ी उपलब्धि अगर बताई जाए, तो जरा कल्पना कीजिए कि 2.25 लाख करोड़ में जब 5 किलो अनाज साल भर का 80 करोड़ लोगों को दिया जा सकता है और उसी को अगर उपलब्धि बताया जा रहा है, और इतना ही नहीं, जो टैक्स वसूली होती है उसके जरिए बताया जाता है। इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं हम आपसे इसलिए पेट्रोल डीजल पर टैक्स लेते हैं कि आपको फ्री में वैक्सीन दे सके। आप कल्पना कर रहे हैं क्या स्थिति आ गई है? और इस देश के भीतर के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सत्ताधारी हैं, इन पे जो खर्च होता है वो कहां से पैसा आता है? वो अभी तो टैक्स पेयर का पैसा है, वो अभी तो इस देश का है। यानी संभालने भेजा था, लेकिन आपने इसको अपना मान लिया और अब आपने जनता को कहा आपने हमें संभालने नहीं भेजा था, बल्कि आपने हमको अपना राजा बनाया था, हम जैसे चाहे वैसे जिएंगे। और इस राजा बनने की प्रक्रिया में लोकतंत्र राजतंत्र की तरह आपको नजर आने लगता है और आप बेचैन हो जाते हैं कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट कहां है, न्यायपालिका कहां पर है, जुडिशरी क्या कर रही है, इस देश में पार्लियामेंट क्यों कुछ नहीं बोलती है, इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है वो खामोश क्यों, इलेक्शन कमीशन क्या कर पा रहा है, उसके मुंह पर पट्टी क्यों बंधी हुई है, सीबीआई क्यों जांच नहीं करती है, आईबी क्यों मूव नहीं करता है, ये क्या हो रहा है? ये सारे सवाल जहन में आते हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से रास्ता जो पारंपरिक है उनके जरिए निकलेगा, या फिर जनता इस दौर में विपक्ष की भूमिका में आकर खड़ी हो जाएगी? ये सवाल 2024 के लिए इसलिए सबसे बड़ा है क्योंकि मौजूदा वक्त में कई सवाल लोगों को बेचैन कर रहे हैं कि इस देश के भीतर में वाकई महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, किसानी, मजदूरी, सारे सवाल बकवास के हैं, या इस देश को के भीतर खोखलापन इतना गहरा हो गया है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वाकई वो किस दिशा में जाएं। और अगर ऐसी स्थिति धीरे धीरे गहराती चली जा रही है और पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो क्या वाकई जो पारंपरिक राजनीतिक दल हैं उनको भी आने वाले वक्त में ध्वस्त हो जाएंगे? वो लोग यकीनन हो जाएंगे, क्योंकि करप्ट अगर हर कोई है, क्रिमिनल अगर हर कोई इस दौर में हो गया है, दागी हर कोई है, चाहे वो मौजूदा वक्त में सत्ता में बैठी हुई बीजेपी हो, चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हो। लेकिन समझना होगा जो क्रिमिनल के दाग जिस पर है, जो करप्शन कर रहा है, वही अगर सत्ता में है तो वह उस कॉन्स्टिट्यूशनल परिस्थितियों का उपभोग खुलकर करेगा। और इसीलिए इस दौर में आपके सामने सारी चीजें पारदर्शी हैं, कुछ भी छुपाया नहीं जाता है। स्टैंडिंग कमेटी अगर पार्लियामेंट की नहीं बैठती और कहा जाता है नहीं बैठने देंगे तो नहीं बैठने देंगे, चर्चा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, पार्लियामेंट के भीतर अपनी कहेंगे तो कहेंगे, कमेटियां अपनी बनेंगी तो बनेंगी, रिपोर्ट अपनी आएगी तो आएगी, दूसरी बातें ना सुने कोई और विपक्ष की आवाज ना सुने, इसके लिए मीडिया भी सत्ता के पक्ष में अगर खड़ा है, तो अब सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टी का महत्व नहीं, इस देश में धीरे धीरे जनता का महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि जनता ही परेशान हैरान है। और इस देश में पॉलिटिशियंस हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या जुडिशरी से जुड़े हुए जजेस हो, उनके भी बच्चों के लिए अगर ये देश रहने लायक नहीं बचेगा तो फिर खड़ा कौन होगा? यह परिस्थिति धीरे धीरे बन जरूर रही है, लेकिन एक उम्मीद और एक आस बंगाल ने जगाई,
कोलकाता से चलकर ममता बनर्जी ने पॉलिटिकल पार्टीज में जगाई है। एक उम्मीद और आस जुडिशरी जगा रहा है इस देश के लोगों को लेकर, लेकिन दोनों जगहों पर भरोसा टूटा। जो टूटा हुआ था वो नहीं बन पाया। तो फिर आने वाले वक्त में यकीन जानिए, जनता है और सत्ता है। विकल्प भी वहीं से निकलेगा, नेता भी वहीं से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।